बच्चों, आज हम लोग मौर्यकालीन जो कला एवं स्थापत्य है उसका अध्ययन करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग एक चीज़ का और अध्ययन करेंगे। मौर्यकालीन जो शब्दावलियाँ हैं इससे हमारे क्वेश्चंस सीधे आते हैं, इसलिए हम इसका भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य हम लोग पिछले 2 क्लासेस में पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्तूप। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि स्तूप क्या है। स्तूप क्या है तो आप कह देंगे कि सर देखो, स्तूप का पहला उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। और किस रूप में हुआ है ऋग्वेद में? तो आप बोलोगे कि सर आग की लपटों के रूप में हुआ है। आग की लपटों के रूप में हुआ है। एक पॉइंट तो आपने ये जाना। दूसरी चीज आप याद रखेंगे कि ये जो स्तूप है इसे चैत्य भी कहते हैं। चैत्य भी कहते हैं। चैत्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह चिता पर निर्मित किया जाता था। चिता मतलब पायरस या मरने के बाद जो चिता सजाई जाती है। तो स्तूप को चैत्य भी कहते हैं क्योंकि यह चिता पर निर्मित किया जाता है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है, वर्डली मीनिंग क्या है, तो आप बोलोगे कि सर देखो, जो इसका शाब्दिक अर्थ है इसका मतलब होता है ढेर। ढेर या चबूतरा या प्लेटफॉर्म। ढेर या चबूतरा या प्लेटफॉर्म। क्लियर ना? अब आप एक चीज याद रखिएगा कि यह मिट्टी का ढेर है। यह मिट्टी को पीट करके एक अर्ध गोलाकार एक टीला बनाया जाता है। इसी अर्ध गोलाकार टीले को स्तूप कहा जाता है। तो हमने आपको बताया कि स्तूप का पहला उल्लेख ऋग्वेद में है। किस सेंस में है? आग की लपटों के रूप में ऋग्वेद में इसका प्रयोग किया गया। फिर हमने कहा कि स्तूप को चैत्य भी कहते हैं। और चैत्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह चिता पर निर्मित किया जाता है। और एक चीज तो आपको हमने पहले से ही बता रखा था कि चैत्य क्या है? बौद्धों का मंदिर है या उपासना स्थल है। और मौर्य कला क्या है? आप कहेंगे बौद्ध कला का प्रारंभिक प्रयोग है। शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछा जाए स्तूप का शाब्दिक अर्थ, तो आप कहेंगे चबूतरा या ढेर, या अंग्रेजी में कहेंगे तो प्लेटफॉर्म बोलेंगे। ठीक है। तो अब अगर एक वर्ड में पूछा जाए कि स्तूप क्या है, तो आप कहोगे कि सर एक अर्ध गोलाकार टीला है ये। क्लियर होगी बात? अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है। तो आगे हमारे सामने जो प्रॉब्लम आती है वो जरा देखते हैं क्या है। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं। अब हमारे सामने ये बात आती है कि स्तूप के प्रकार क्या हैं। ठीक है। स्तूप के प्रकार क्या हैं? तो अगर हमसे पूछा जाता है कि स्तूप के प्रकार क्या हैं, तो हम कह देंगे कि सर स्तूप के 4 प्रकार होते हैं। ये देखिए 4 लिख दिया, टाइप्स लिख दिया। 4 प्रकार के होते हैं। 2, 3 और 4। एक है शारीरिक, शारीरिक। दूसरा क्या है? पारिभौगिक। और तीसरा क्या है? उद्देशिका। चौथा क्या है? आप कहेंगे कि सर
पूजार पूजार्थक स्तूप, पूजार्थक स्तूप, ठीक है, ये 4 है, ठीक है ना। शारीरिक स्तूप, पारिभौगिक स्तूप, उद्देशिक और पूजार्थक स्तूप। तो शारीरिक स्तूप किसे कहते हैं? आप कहेंगे कि ऐसा स्तूप जो बुद्ध और बुद्ध के जो फॉलोअर्स हैं, या मतलब बोधिसत्व आप कह सकते हैं। बोधिसत्व हमने आपको सब समझा रखा है कि किसे कहते हैं बोधिसत्व, ठीक है। मतलब ज्ञान का तत्व, बोधि मतलब ज्ञान, सत्य मतलब तत्व। ज्ञान का तत्व पाने के बाद जो दूसरों को अपना जैसा बनाने की कोशिश करता है वही बोधिसत्व होता है। और बुद्ध के जो अवतार होते हैं वह अवतार बोधिसत्व के रूप में ही होते हैं। तो शारीरिक स्तूप क्या है? बुद्ध और बोधिसत्व के अस्थि अवशेषों पर जो निर्मित किया जाता है उसे को शारीरिक स्तूप कहते हैं। पारभौगिक में क्या है? तो बच्चों एक चीज याद रखिएगा, पारभौगिक में ये देखो वस्तु लिख दो, वस्तु लिख दिया, वस्तु। तो आप कहिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, बुद्ध और बोधिसत्वों ने जीवित अवस्था में जिन वस्तुओं का प्रयोग किया है, अगर उन वस्तुओं पर कोई अर्धगोलाकार टीला बनाया जाए तो वह स्तूप है। आप उद्देशिका क्या है? तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म के जो पवित्र स्थल हैं, बौद्ध धर्म के जो पवित्र स्थल हैं, उन स्थलों पर अगर स्तूप बनाया जाता है तो वह उससे क्या कहते हैं? उद्देशिका स्तूप या उद्देशिक स्तूप। और पूजार्थक क्या है? तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म के अनुयायी या उपासक, ठीक है, जब श्रद्धा भाव से, आस्था से, ठीक है, अपने लोगों की आस्था से जब स्तूप का निर्माण करते हैं तो उसे पूजार्थक स्तूप कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब हमने ये चारों चीज़ों को पढ़ लिया। अब हमको एक चीज़ और याद रखना है कि स्तूप के अंग क्या होते हैं, पार्ट क्या होता है। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा, स्तूप के अंग क्या हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं स्तूप के अंग। अंग तो हम लोग देखते हैं स्तूप के अंग में तो देखिए 7 अंग होते हैं, मेनली 7 अंग होते हैं। एक होती है वेदिका, पहले आप लिख लीजिए, फिर हम एक एक को व्याख्या कर देते हैं। वेदिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेलिंग बोलते हैं, ठीक है। रेलिंग। बच्चों इसके बाद हमको क्या करना चाहिए? आप कहिए दूसरा है मेधी। अब मेधी क्या है? मेधी क्या है? आप कहेंगे कुर्सी है। मेधी मतलब कुर्सी। अब ये क्या है? जिस पर स्तूप का मुख्य भाग आधारित होता है उसी को मेधी या कुर्सी कहते हैं। तीसरा अंड। अब ये अंड क्या है? तो आप कहेंगे स्तूप का अर्धगोलाकार भाग, स्तूप का अर्ध गोलाकार भाग, ये है अंड। हर्मिका क्या है? हर्मिका, ठीक है। तो हर्मिका में क्या है बच्चों? तो आप कहेंगे शिखर के ऊपर, या आप कह सकते हैं शिखर के पे रखे गए अस्थि पात्र, मतलब अस्थि पात्र, ठीक है। मतलब अगर ये स्तूप है तो इसके ऊपर जो ये बर्तन रखा गया, यह बर्तन ही हर्मिका है। क्लियर हो गया? अब छत्र क्या है? इस बर्तन में लगा हुआ ये फ्लैग, ये देखो अगला लिख लो, छत्र तब बताते हैं, छत्र, ठीक है। तो छत्र क्या है? आप कहेंगे हर्मिका में रखा हुआ एक फ्लैग जिसमें 3, आप ये देख रहे हैं 3 लिफलेट है, 1, 2 और 3 लिफलेट हैं,
क्लियर? तो अब जो छत्र है ये किसका प्रतीक है? आप कहेंगे सर एक का मतलब है बुद्धम शरणम गच्छामि, दो का मतलब है धम्मम शरणम गच्छामि और तीसरा है संघम शरणम गच्छामि। मतलब छत्र यह त्रिरत्न का प्रतीक है, त्रिरत्न का प्रतीक है। अब इसके बाद हमको याद रखना है, छत्र के बाद यष्टि की बात करना है। यष्टि, ठीक है ना? तो यष्टि क्या है? तो आप कहेंगे छत्र को सहारा देने के लिए जो विकास किया जाता है, मतलब इसको सहारा देने के लिए, सहारा देने का जो काम करता है वही यष्टि है। अब आता है तोरण, सातवां तोरण आता है। और तोरण क्या है? आप कहोगे कि सर तोरण का मतलब होता है प्रवेश द्वार। तोरण का मतलब है प्रवेश द्वार, ठीक है? अब ये जो प्रवेश द्वार इनका बनता है, इस प्रवेश द्वार की एक खास बात होती है कि इसमें, ठीक है, पत्थर की 3 क्षैतिज, ठीक है, प्लेट लगती है। पत्थर की जो 3 है, देखिए 1 2 3, ये क्या है? हॉरिजॉन्टली है, क्षैतिज है, और ये पत्थर की है, पत्थर की बनी हुई, ठीक है, 3 क्षैतिज पत्थर की प्लेट, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? देखिए तोरण क्या है? आप कहेंगे स्तूप में प्रवेश का द्वार है, गेटवे है ये, गेट है ये। और इसके शीर्ष पर क्या होती है? आप कहोगे कि सर क्षैतिज पत्थरों की प्लेट लगी होती है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं गुहा कला क्या है। गुहा कला, तो आइए देखते हैं केव आर्ट या गुहा कला। केव आर्ट या गुहा कला, तो आप याद रखिएगा कि मौर्य युग को गुफाओं का आरंभ आप ऐसे कर सकते हैं कि मौर्य युग में ही गुफाओं का निर्माण शुरू होता है, इसलिए मौर्य युग को गुफाओं का युग भी कहा जाता है। मौर्य युग को क्या कह रहे हैं? गुफाओं का युग कह रहे हैं। क्लियर हो गया? अब आप याद रखिएगा, अब गुहा का प्रयोग या गुहा का प्रयोग किसके लिए होता है? गुफा का मतलब समझ रहे हैं ना, केव। तो गुफा का प्रयोग किसके लिए होता है? आप कहोगे कि सर गुहा का प्रयोग निवास के लिए होता है। क्लियर? निवास के लिए होता है। क्लियर हो क्या? अब आप ये कहिएगा, ठीक है, गुहा में का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आप कहोगे गुहा का प्रयोग सर, ठीक है, 3 धर्म के लोग अपने निवास के लिए करते हैं। कौन कौन धर्म के लोग? तो आप कहोगे कि सर जैन लोग करते हैं, बौद्ध लोग करते हैं और आजीवक लोग करते हैं। किसके लिए करते हैं? ये अपने निवास के लिए करते हैं। क्लियर हो गया? अब मौर्य काल में 2 प्रकार की गुफाएं बनी हैं, तो आप कर दो, ये देखो मौर्यकालीन गुफाएं। तो देखिए, ये देखिए मौर्यकालीन जो गुफाएं हैं, ये लिख लीजिए मौर्य कालीन, फिर आ गया गुहा या केव या गुफा। ये कितनी है? 2 हैं। कौन कौन है? तो हमने आपको पहले से ही बता रखा था। बराबर की गुफा, बराबर की गुफा, और दूसरा क्या बता रखा था? नागार्जुनी की गुफा। ये भी बता रखा था नागार्जुन की गुफा। ये भी बता रखा था कि ये गुफा कहाँ है, बता रखा था ना, यह गया के अंदर है, दक्षिण बिहार में ही पड़ती है ये। अब जो बराबर की गुफा है, इसमें 4 गुफाएं हैं, 4 गुफाएं हैं। अब इस 4 को आप ऐसे लिख लो, ऐसे, ठीक है, 3 और 1 कर लो, 3 और 1।
जो 3 गुफाएं हैं वह अशोक द्वारा निर्मित है। यहां लिख दिया अशोक, अशोक द्वारा ये निर्मित है, और एक गुफा दशरथ द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो अब हम इसको कर लेते हैं। सबसे पहले एक वाला, तो आप कहिएगा दशरथ ने बराबर की गुफा में लोमस ऋषि की गुफा का निर्माण कराया था। लोमस ऋषि की गुफा का निर्माण कराया था। अब ये लोमस ऋषि कौन है? आप कह देना कि आजीवक संप्रदाय के एक शिक्षक हैं। ठीक है, अब अशोक ने कौन कौन सी गुफाएं निर्मित कराई हैं? एक कह देना कर्ण चौपड़ की गुफा, कर्ण चौपड़ की गुफा बनाई। ठीक है, दूसरा विश्व झोपड़ा बनाया, और तीसरा बच्चों क्या बनाया? तो आप कह दोगे सुदामा की गुफा बनाया, सुदामा की गुफा बनाया है। तो ये जो तीनों गुफाएं अशोक की हैं, ये आजीवक संप्रदाय को डेडिकेटेड है या उन्हीं के लिए निर्मित की गई हैं। उसमें इन गुफाओं में कौन रहता था? आजीवक संप्रदाय के लोग रहते थे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि नागार्जुन की गुफा। तो नागार्जुन की गुफा में नागार्जुन की पहाड़ी में होना चाहिए था। पहाड़ी में 3 गुफाएं हैं। ठीक है, किसने बनवाया है? आपने पढ़ लिया है, दशरथ ने। और गोपी गुफा है, फिर क्या है? वाहिका है, वाहिका, फिर क्या है? वडथिका है, वडथिका है। जो गोपी गुफा है, गोपी गुफा, ठीक है, ये गोपी गुफा क्या है? तो आप बोलोगे कि सर जो गोपी गुफा है, ठीक है ना, यह अध्यात्म को नहीं, ये भौतिक जीवन को सुपुर्द करती है। ठीक है, भौतिक जीवन को। और ये वाहिका और वडथिका ये आजीवक संप्रदाय के लिए निर्मित की गई हैं, आजीवक संप्रदाय के लिए निर्मित की गई हैं। आपने ये चीज पढ़ लिया। अब आप हेडिंग डाल दीजिए लोक कला, मौर्यकालीन लोक कला। तो आइए हम लोग देखते हैं मौर्यकालीन लोक कला कौन है। लोक कला लिख देते हैं आप, ये देखिए लोक कला। ठीक है, तो लोक कला का मतलब क्या हुआ? लोगों द्वारा अपने निजी हित के लिए जो निर्मित की गई कला है वह लोक कला है। ठीक है, अब इस लोक कला में कौन कौन सी कलाएं आई हैं? आप कहोगे कि सर एक तो आता है मृदभांड, वेयर, मिट्टी के बर्तन। दूसरा आता है एच और एचड़ी की मूर्तियां। क्लियर? ये आ जाता है। ठीक है ना। और एक आप और दिखाइए लोक कला में, हाथी की मूर्ति कलसी से मिलती है, इसको भी पढ़ लेते हैं, छोड़ते कुछ नहीं है। तो अब हम लोग क्या पढ़ें? मृदभांड को पढ़ें। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको। मौर्यों के काल में जो वेयर बने हैं या मृदभांड बने हैं वो कैसे हैं? आप कहोगे कि सर वो उत्तरी काली पालिश मृदभांड है। उत्तरी काली पालिश मृदभांड। अंग्रेजी में भी बच्चों इसे कह सकते हैं NBPG। ठीक है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड। ठीक है, W कर लीजिए। ठीक है, NBPW। तो ये क्या हो गया? वेयर। ठीक है, तो ये है इनके यहाँ जो बनने वाले मिट्टी के बर्तन थे। अगर आपसे पूछा जाता है वो क्या है तो आप कह दीजिएगा NBPW। ठीक है, या उत्तरी काली पालिश के मृदभांड। अब हमको देखना है H और HD की मूर्तियां।
तो सबसे पहले बच्चों हमको याद रखना है कि एच और एचडी की जो मूर्तियां हैं ये हैं क्या। तो आप कहोगे एच और एचडी, ठीक है, ये क्या है। तो आप कहोगे कि सर यह लोक देवता और लोक देवी है। लोक देवता और क्या है, लोक देवी है ये, ठीक है। और ये लोक देवता और लोक देवी ये कितने धर्मों में मान्य हैं, मतलब किन धर्मों के लोग मानते हैं। तो आप याद रखिएगा यह तीनों धर्मों में माने जाते हैं, वैदिक में, बौद्ध में और जैन में, ठीक है। इन तीनों में एच और एचडी मूर्तियों की उपासना होती है। लेकिन हमको जो यहाँ एक स्पेशल बात याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि इस एच और एचडी की मूर्तियों की पूजा का प्रथम उल्लेख करने वाला साहित्य कौन है। आप कहेंगे शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम, ठीक है, शिल्पादिकारम, ठीक है, पहला लिटरेचर है जिसमें इन लोक देवता और लोक देवी का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त कोई और लिटरेचर नहीं है, तो इससे पुराना कोई लिटरेचर नहीं है, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछा जाए ये मूर्तियां किसकी प्रतीक हैं, ये एच और एचडी की मूर्तियां किसकी प्रतीक हैं, तो बच्चों आप एक चीज याद रखना, शक्ति और शौर्य की प्रतीक है। ये शक्ति और शौर्य के प्रतीक हैं। कौन, ये लोक देवता एच और एचडी की मूर्तियां। और इनका निर्माण किससे हुआ है, तो आप कहोगे कि सर इनका निर्माण पत्थरों से होता है, ठीक है, पाषाण या पत्थर से होता है। अब बच्चों हमें एक चीज याद रखना है कि प्रमुख एच और एचडी की मूर्तियां कौन कौन हैं, ठीक है। प्रमुख एच और एचडी की मूर्तियां यह कौन है, ठीक है। प्रमुख एच और एचडी की मूर्तियां कौन हैं, तो एक पटना के दीदारगंज से, पटना है पाटलिपुत्र, पटना के दीदारगंज से कौन सी मूर्ति मिली है, तो आप कहोगे कि सर पटना के दीदारगंज से एक एचडी की मूर्ति मिलती है। ये एचडी की मूर्ति यहाँ लिख दिया, एचडी की मूर्ति मिलती है। और ये एचडी अपने हाथ में क्या रखे हुए है, आप कहेंगे चावर रखे हुए हैं, चावर पकड़े हुए हैं। अब ये चावर क्या होता है, फैन। चावर ग्रहणी, आपके किताबों में लिखा होगा कि चावर को ग्रहण करती हुई एचडी की मूर्ति है, ठीक है ना। फिर दूसरा प्रमुख क्या है, पटना से ही मिलती है, ठीक है। अब पटना से एक लेख युक्त यक्ष की मूर्ति मिलती है। लेख, इस पर लेख है, लेख युक्त यक्ष की मूर्ति मिलती है। फिर बच्चों एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, पटना से ही, पटना में एक स्थान है लोहानीपुर, लोहानीपुर, और यहाँ लोहानीपुर से क्या मिलता है, आप कहेंगे एक सिर रहित, मतलब यह चीज नहीं है, और एक यक्ष की मूर्ति मिलती है। इसे दिगंबर प्रतिमा कहा जाता है। लोहानीपुर से दिगंबर यक्ष की, ठीक है, क्या मिलती है, प्रतिमा या मूर्ति मिलती है, ठीक है ना। और अब हमको एक चीज बनारस से देख लेना होगा, क्योंकि वो महत्वपूर्ण चीज है, वो आपसे पूछ सकती है। तो देखिए बनारस में एक स्थान है, बनारस वाराणसी में एक स्थान है राजघाट, वाराणसी, ठीक है। तो वाराणसी के राजघाट से, राजघाट से क्या मिल रहा है, तो आप कहोगे कि सर त्रिमुखी, त्रिमुखी क्या मिल रहा है, त्रिमुखी यक्ष की मूर्ति प्राप्त होती है, ठीक है। फिर आप आओ मध्य प्रदेश चलते हैं, बेसनगर, बेसनगर
नगर। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बेस नगर से क्या होता है, आप कहेंगे, इंपॉर्टेंट करिएगा, बेस नगर से, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। त्रिमुखी यक्ष की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? बनारस से। बनारस में कहाँ से? राजघाट से। अब ये देखो, ये बेस नगर है, ठीक है ना। अब बेस नगर से यक्षी की मूर्ति मिलती है, यक्षड़ी की लिख लीजिए, या यक्षी लिख देंगे तभी चलेगा, यक्षी या यक्षड़ी की मूर्ति प्राप्त होती है। इस मूर्ति को वहाँ लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? तेलिन की मूर्ति, तेलिन, तेलिन की मूर्ति भी या तेलिन यक्षिणी की मूर्ति भी कहा जाता है। एक मथुरा से मिलता है। मथुरा में कौन सा स्थान है? तो आइए हम लोग देखते हैं। मथुरा में एक स्थान है परखम। मथुरा, मथुरा में कौन सा है? परखम गांव, ग्राम, और परखम गांव से यक्ष की मूर्ति मिलती है, ठीक है, क्लियर। लेकिन इस यक्ष की मूर्ति को स्थानीय स्तर पर क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर उसे मणिभद्र की मूर्ति कहा जाता है, मणिभद्र की मूर्ति कहा जाता है। अब बच्चों एक चीज आता है हाथी, हाथी के बारे में जानना है। तो आप कहोगे कि देखो देहरादून में भी लिख सकते हो, मसूरी में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ठीक है, कि कलसी, कलसी उत्तराखंड में कलसी, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि देहरादून में कलसी नाम का एक स्थल है। इस स्थल पर हाथी की एक विशालकाय मूर्ति बनी है, जिसके दोनों आगे के दोनों पैरों के बीच गज तमे लिखा गया है, ठीक है। किस भाषा में है? ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ठीक है। भाषा प्राकृत है, ठीक है ना, और लिपि ब्राह्मी है। अब आप निष्कर्ष क्या लेना चाहेंगे, ठीक है। निष्कर्ष तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि मौर्यों की उपलब्धियां क्या हैं। आप कहेंगे सर वो केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से आगे बढ़े हुए नहीं थे, अपितु सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी वो अतुलनीय हैं, अग्रणी हैं, ठीक है, बेमिसाल हैं। मतलब राजनीतिक दृष्टिकोण से तो आगे बढ़े ही हैं, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी वे बेमिसाल हैं। अब बच्चों एक और बड़ा मैटर आपके बीच में आ रहा है, और वो है मौर्यकालीन शब्दावलियाँ। आप हेडिंग डालो और इसमें का हर पॉइंट आप तैयार कर लेना, ठीक है, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी। मतलब हमने जो भूल किया है, छूट गए हैं मैटर, वो सारे मैटर यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। मौर्यकालीन शब्दावलियाँ, मैं सोचता हूँ कि कम से कम 2200 शब्द आने चाहिए, या 25 हो सकते हैं, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मौर्यकालीन शब्दावलियों को आप दो भागों में बांट दो, एक कृषि शब्दावलियाँ कर लो और दूसरा आप, ठीक है, अन्य कर लो, क्लियर। तो देखो कृषि शब्दावलियाँ में आप ये बताइए कि मौर्य काल में साली क्या था। तो आप कहेंगे सर मौर्य काल में धान, पैडी, धान को साली कहा जाता था, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा व्रीहि क्या है। आप कहेंगे सर चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। और कोदव, कोदो एक चावल का प्रकार है, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के हिस्सों में आज भी इसकी खेती होती है। और कोदो को द्रव के नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। और अब है मूंग। मूंग तो सभी जानते हैं, मूंग को मृदंग कहा गया है मौर्य काल में, ठीक है। लेकिन जो आपको बड़ी चीज याद रखनी है वो देखिए चना। चना के लिए मौर्य काल में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? आप कहेंगे कलाय शब्द का प्रयोग होता है, कलाय।
शब्द का प्रयोग होता है। और गेहूं के लिए तो जानते हैं आप, गेहूं को गोधूम कहा गया था। ठीक है। अब सरसों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, यह चीज आप याद रखना। देखो सरसों लिख दिया, और सरसों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है और वो है सर्प। ठीक है, सरसों के लिए प्रयोग किया गया है। अच्छा, ये हटा देते हैं। अब एक बार पढ़ देते हैं। धान को साली कहा गया है, चावल को ब्रीही कहा जाता था, कोदो को कहा जाता था, मृदंग मूंग को कहा जाता था, कलाय चना को कहा जाता था। ये गेहूं छोड़ दीजिए, आप कर लेंगे। सरसों सरसप को कहा जाता था। ठीक है ना। अब अन्य शब्दों में आ जाइए, आप शब्दावलियों में आ जाइए। तो सबसे पहली चीज अन्य में एक चीज याद रखना है, सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सप्तांग सिद्धांत कहाँ है सर जी, तो आप कहोगे कि सर सप्तांग सिद्धांत, ठीक है ना, सप्तांग सिद्धांत कहाँ है, तो आप कहेंगे अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र किसकी किताब है, आचार्य कौटिल्य की किताब है। इस किताब में क्या कहा गया है, किसी राज्य के 7 अंग होते हैं। राज्य के कितने अंग होते हैं, 7 अंग होते हैं। ठीक है ना, 7 अंग होते हैं। वह कौन कौन से अंग हैं, एक तो आता है राजा, दूसरा होता है अमात्य। अमात्य मतलब अधिकारी, उच्च अधिकारी, लाइक आईएएस ऑफिसर, वर्तमान का आईएएस अफसर। फिर क्या है, सेना, ये भी आपने देख लिया। फिर क्या है, मित्र, ये भी आपने जान लिया। फिर क्या है, आप कहेंगे दुर्ग। फिर क्या है, कोस। क्लियर। और फिर क्या है, दुर्ग, कोस, राजा, अमात्य, दुर्ग, कोस, और क्या है, एक और होना चाहिए ना। आप ऐसे एक टैक्ट बता देते हैं। देखो, अमीरा कोस, ठीक है, ऐसे कर लो। अ से अमात्य, मी से मित्र, र से राजा, को से कोस, स से क्या हुआ, स से स्वामी। ठीक है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा। एक मिनट देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक छूट रहा है बच्चों। ठीक है, राष्ट्र छूट रहा है। ठीक है, अमात्य, मी, मित्र, राष्ट्र, कोस, स्वामी, ये होना चाहिए था। मैं गलत बोल गया था, फिर से मिला लीजिए आप। अमीरा कोस, ऐसे याद रखिए, थोड़ा गलत तरीके से लिखा गया है। अ से अमात्य आ गया, मी से मित्र आ गया, र से राष्ट्र आ गया, को से कोस आ गया, स से स्वामी आ गया। स्वामी मतलब राजा आ गया। ठीक है। तो आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि किसी राज्य के 7 अंग होते हैं और ये 7 अंग ये हैं। ठीक है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि इन 7 में 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है, राजा और राष्ट्र, 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक तो आपने ये चीज जान लिया, एक अन्य में पहला शब्दावली चली गई। दूसरा आप जान लो, आर्यपुत्र किसे कहा जाता था, आर्यपुत्र। तो आप इसको ऐसे कर लो। ठीक है। पहली चीज, प्रांतों का जो गवर्नर था या राज्यपाल था उसको आर्यपुत्र कहा गया है। फिर दूसरी बात आप याद रखिएगा, दूसरी जो बड़ी बात याद रखिएगा। ठीक है, चारों वर्णों को एक साथ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों को आचार्य कौटिल्य ने एक साथ आर्य पुत्र कहा है। ठीक है। अब इसके बाद अमात्य तो आप जान चुके हो कि अमात्य क्या होता है। ठीक है।
उच्चाधिकारी है। एक ये चीज पढ़ लो, अग्रोनोमाई, अग्रोनोमाई। तो आप कह दोगे कि सर जो नगर के अधिकारी हैं, ठीक है, उन नगर के अधिकारियों को या मेयर को, ठीक है, यूनानियों ने अग्रोनोमाई कहा है, मतलब नगर के अधिकारी। ये आपने जान लिया। अब एक चीज याद रखिएगा, उपवास अगर पूछा जाए ये क्या है, तो आप कहोगे कि सर मौर्य काल में कृषकों के लिए उपवास शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। फिर ये आपसे पूछेगा धर्म विवर्धन, धर्म विवर्धन यह किसकी उपाधि थी? आप कहेंगे सर यह सम्राट अशोक के बेटे राजकुमार कुणाल की उपाधि थी। कुणाल, ठीक है, धर्म विवर्धन, ठीक है। फिर बुद्ध शाक्य किसकी उपाधि थी? तो ये तो आप जान ही रहे हो, बुद्ध शाक्य अशोक की उपाधि थी, ठीक है। फिर आपसे ये पूछ देगा मूल वाय क्या है? मूल वाय, ठीक है, लिखते हैं। पूछ देगा आपसे कि मूल वाय क्या है, तो आइए हम लोग देखते हैं मूल वाय। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मूल वाय क्या है, तो आप कहेंगे एक ऐसी भूमि या लैंड, जमीन का टुकड़ा जिस पर जड़ वाली फसलों का, रूट वाली फसलों की खेती की जाती थी, उसे मूल वाय कहा जाता था, ठीक है। फिर एक टर्म और आ जाएगा गुल्म, गुल्म। तो अगर आपसे पूछा जाता है गुल्म क्या था मौर्य काल में, आप कहोगे कि सर सैनिक छावनियां या सैनिकों के ठिकाने को क्या कहा जाता था? गुल्म कहा जाता था, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है ये टर्मिनोलॉजी द्रव्य वन क्या है, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर ऐसे वन जिसमें लोहा, लकड़ी और अन्य वस्तुएं एक साथ पाई जाएं, उसे द्रव्य वन कहा जाता है, ठीक है। फिर एक वर्ड और आएगा दायक। मौर्य काल में दायक क्या था? तो आप कहोगे कि सर सम्राट के आदेश को सीधा प्राप्त करने वाला सर्वोच्च अधिकारी दायक था, ठीक है। फिर प्रवहरण पूछ देगा कि प्रवहरण क्या है। आप कहेंगे कि सर सामूहिक उत्सव, सामूहिक उत्सव को क्या कहा जाता था? प्रवहरण कहा जाता था। फिर पूछ देगा प्रतिवेदक। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रतिवेदक क्या है, तो आप कह दीजिएगा गुप्तचरों के लिए प्रतिवेदक शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। छठे शिलालेख में अशोक कहता है कि मेरे प्रतिवेदक मेरी जनता से संबंधित सूचनाएं मुझे किसी भी पल दें, चाहे मैं शयन कक्ष में हूं या प्रिय के संग हूं। आप मुझे ये सूचना दें, शयन कक्ष में हूं तब भी आप मुझे सूचना दें, ठीक है। फिर आपको एक चीज याद रखना है, और भिक्षुकी क्या है? एक काम करो, आप इसी को जरा बढ़ा लो। भिक्षुकी, संती, संती, ठीक है, बिछड़ा, फिर शरद। तो भिक्षुकी, संती, बिछड़ा और शरद, ये जो शब्द हैं ये किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? आप कहेंगे सर महिला गुप्तचर के लिए। देखो ये गुप्तचर लिखा है, ये महिला गुप्तचरों के लिए इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। फिर एक शब्द आपसे और पूछ देगा कि मौर्य काल में मानवक क्या है? तो आप कहेंगे सर गुप्तचरों को ही मानवक शब्द भी कहा जाता था, मानवक शब्द से भी विभूषित किया जाता था। बच्चों हमें एक चीज और याद रखना है, और वो चीज जानते हो क्या है? देखो जब मैं मैटर दे रहा था तो
चूँकि उस समय मुझे बृहद शिलालेख पढ़ाना था और बृहद शिलालेख हमको 8 स्थान से ही बताना था और फिर हमने वहाँ पर सबको बता दिया था। लेकिन अभी हमको कुछ चीज़ें और भी जानना था। तो ये देखो रुम्मन देई अभिलेख, देखो लिखा है रुम्मन देई अभिलेख। इसे और क्या कह सकते हो? लुम्बिनी अभिलेख भी कह सकते हो, आर्थिक अभिलेख भी कह सकते हो। ठीक है, इसकी खोज किसने किया था? तो आप कहेंगे फ्यूहरर सर ने किया था, फ्यूहरर ने किया था। ठीक है, फिर कहता है कि सारनाथ जो अभिलेख है उसको किसने खोजा था? ठीक है, ये तो स्तंभ लेख है, लघु स्तंभ लेख है। तो आप कहोगे कि सर और टैल ने खोजा था। ठीक है, और ये भी आपसे पूछ देगा कि सारनाथ पर जो 4 शेर बने हैं, इन शेर के विविध अंगों की व्याख्या किसने किया है? और टैल ने किया है। जैसे अपलक शेर की अपलक आंखें, ठीक है, ये क्या बताता है? सदा चौकन्ने रहो। और उसके बाल, शेर के लहलहाते बाल, ये भारत के खेतों की हरियाली को बताते हैं। ठीक है, और उसके हष्टपुष्ट शरीर, ये भारत के समृद्धि को बताते हैं। ठीक है, ऐसी सारी तुलनाएं किसने किया है? प्रोफेसर ओर्टेल ने किया है और इन्होंने ही 1905 में सारनाथ, ठीक है, लघु स्तंभ लेख को खोज निकाला था। निगलेवा भी फ्यूहरर की तलाश है। निगलेवा भी ये किसकी तलाश है? फ्यूहरर की तलाश है। वो इसके साथ साथ अन्य बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं कि अकेले रहे हैं। ठीक है, तो अब हमको मतलब उसकी हेडिंग कर रहे थे। ठीक है, जो खोज करता है उसकी हेडिंग कर रहे थे। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने ये मौर्यकालीन शब्दावलियों को समाप्त कर दिया है। ठीक है, और अब हमें मौर्यकाल पर आपको क्या देना है? क्वेश्चंस देना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देने हैं। ठीक है, और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और अभी आपकी जो एग्जामिनेशंस हैं, जैसे जो लोग पीजीटी और टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके एग्जामिनेशन तो थोड़ा सा अभी कुछ अधर में लटके हुए हैं। लेकिन अगर आप सोचते होंगे, सही दिशा में आप सोच रहे होंगे, तो आप बच्चों याद रखना कि यह आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि आपको प्रिपरेशन करने का एक शानदार मौका मिल गया है। और बहुत ज़्यादा मैटर एक साथ लेकर के पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, अन्यथा आप उलझ जाएंगे। ठीक है, स्लो चलिए, धीरे चलिए, धैर्य रखिए। ठीक है, तभी धारणाएं बनेंगी। थैंक यू बच्चों, विशिंग यू ऑल द लक।